नमस्कार फ्रेंड्स, थोड़ी सी जानकारी के साथ आप अपना लाखों का टैक्स बचा सकते हैं। कैसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। मेरा दावा है कि वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको कैपिटल गेन के विषय में अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल होगी। फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन या फिर कहें तो इंडेक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अब समाप्त हो गया है या फिर उसे समाप्त कर दिया गया है, तो आप कहेंगे मैं यह क्या कह रहा हूँ। अभी तो कुछ दिन पूर्व ही तो मैंने अपना वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इंडेक्स कॉस्ट से प्राप्त होने वाले बेनिफिट की चर्चा की थी और अब मैं कह रहा हूँ कि इंडेक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ही समाप्त हो गया है। भला यह कैसा गड़बड़ झाला है। तो फ्रेंड्स, मैं इसे ज़रा स्पष्ट कर दूँ कि कैपिटल गेन के कैलकुलेशन हेतु अब कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन या फिर कहें तो इंडेक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाएगा, जैसा कि आज तक होता आया है। तब आप पूछेंगे कि इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट कैसे प्राप्त होगा, जिसकी चर्चा मैंने अपने विगत कई वीडियोस में की है। तो मैं यहाँ पर फिर से स्पष्ट कर दूं कि अब कैपिटल गेन के कैलकुलेशन हेतु कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन या फिर इंडेक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाएगा, बल्कि कैपिटल गेन टैक्स के कैलकुलेशन के वक्त इंडेक्स कॉस्ट को कंसीडर किया जाएगा। यस फ्रेंड्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट will apply at the time of calculation of tax on long term capital gain and not at the point of calculation of long term capital gain. Confusion? No? चलिए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई मकान या फ्लैट खरीदा है दिनांक 31/3/1995 को। उस वक्त आपने यह मकान खरीदा था से 7 लाख में। अब चलिए देखते हैं दिनांक 1/4/2001 को उस मकान का वैल्यू कितना था। आखिर दिनांक 1/4/2001 क्यों? क्योंकि 1/4/2001 या फिर कहें तो फाइनेंशियल ईयर 2001-2002 बेस ईयर है अंडर सेक्शन 55। तो 1/4/2001 को उस मकान की कीमत थी से 10 लाख। अब आप अपना यह मकान बेच देते हैं दिनांक 23/7/24 को से फॉर 50 लाख। ऐसे में वर्ष 24-25 के लिए आपका इनकम कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगा। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए वी एज्यूम दैट योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज 15 lakhs टू इंश्योर दैट योर नॉर्मल इनकम इज more than the threshold limit. Now your capital gain, I mean your LTCG, will be like this: sale price 50 lakhs less adjusted cost as on 1/4/2001 10 lakhs. Because even though the actual cost is rupees 7 lakhs, but the value of the house as on 1/4/2001 is greater than the actual cost of this house, which was परचेज बिफोर 1/4/2001। ऐसे में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 50 - 10 lakhs, that is 40 lakhs. Now we come to the tax calculation part, tax on LTCG. यहाँ पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन 2 ways, by 2 methods. टैक्स कैलकुलेशन इन फर्स्ट मेथड। पहले हम इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेट अवे एट द रेट ऑफ 12.5%. दिस विल कम टू 5 lakhs. नाउ टैक्स कैलकुलेशन इन द सेकेंड मेथड। तो अब हम इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे बाय द सेकेंड वे और द सेकेंड मेथड। नाउ हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट बेनिफिट विल कम इनटू प्ले। कैसे, आइए देखते हैं। हम यहां एक बार फिर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, बट दिस टाइम बाय कंसिडरिंग इंडेक्स कॉस्ट इंस्टेड ऑफ एक्चुअल कॉस्ट or the adjusted cost, that is the value as on 1/4/2001. Why? Because the purchase has happened prior to 1/4/2001 and the value as on 1/4/2001
is 10 lakhs, which is more than the actual cost of 7 lakhs. So the index cost of the house will be calculated by applying cost inflation index, which is 363 for the financial year 2024-25. So the index cost will be 363 divided by 100 and multiplied by 10 lakhs. That is the value of the property on 1/4/2001. This will be equal to 36.3 lakhs. Now the position will be like this: sale price 50 lakhs less index cost 36.3 lakhs that we have calculated earlier. Net effect is a gain of rupees 13.7 lakhs, long term capital gain or LTCG. Now we apply a tax rate of 20% on this LTCG of rupees 13.7 lakhs. Therefore, the tax on LTCG will come to 2.74 lakhs. So we come up with two figures of taxes on LTCG. The first figure calculated under the first method is 5 lakhs and the second figure of tax calculated by the second method is 2.74 lakhs. Now the end result is that we are allowed to pay the lesser amount of tax of rupees 2.74 lakhs by virtue of proviso 2 of section 112. This concept of proviso 2 of section 112 is discussed in the second part of this video, hereafter. तो दोस्तों, हमने देखा कि दिनांक 23/7/24 के अमेंडमेंट के पश्चात इंडेक्स कॉस्ट तथा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का मैकेनिज्म अप्लाई होगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. आई रिपीट, टैक्स ऑन LTCG and not for calculation of long term capital gain or LTCG. This was made possible by way of insertion of a clause in second proviso of section 48, which reads as under, quote unquote, which takes place before the 23rd day of July 2024. Means दिनांक 23/7/24 के पश्चात अब सभी अचल संपत्ति के सेल पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा इस नए मेथड से और 23/7/24 के पूर्व के सेल पर प्रीवियस या ओल्ड मेथड से. आइए अब देखते हैं कि ओल्ड मेथड से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तथा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का कैलकुलेशन किस प्रकार होता है. चलिए हम मान लेते हैं कि उपरोक्त मकान 23/7/24 को नहीं बल्कि उसके पूर्व से 22/7/24 को सेल किया गया था 50 लाख में. ऐसे में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी लाइक दिस: सेल प्राइस 50 lakhs लेस इंडेक्स कॉस्ट 36.3 lakhs. Net effect is a gain of rupees 13.7 lakh, long term capital gain. Now we apply tax at the rate of 20% on this LTCG of rupees 13.7 lakh. Now the tax on the LTCG will come to 2.74 lakh. So as per the pre-amendment provision, long term capital gain will be 13.7 lakh, while as per the post-amendment provision, the long term capital gain will be rupees 40 lakhs. But the tax effect here remained unaltered, unchanged at rupees 2.74 lakhs. तो फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं कि दोनों ही प्रकार से टैक्स तो सेम ही देना होगा 2.74 lakhs. यस फ्रेंड्स, यहां तो टैक्स में कोई अंतर नहीं पड़ा, परंतु अंतर पता चलेगा जब आप डिडक्शन क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 54, 54F, 54EC या फिर किसी अन्य सेक्शन में. उदाहरण के साथ समझाता हूं. मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स पे नहीं करना चाहते हैं, वरन आप सेक्शन 54EC के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं. ऐसे में प्री अमेंडेड प्रोविजन के अंतर्गत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 13.7 लाख. अतः सेक्शन 54EC के अंतर्गत पूर्ण डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको मात्र 13.7 लाख तक का ही इन्वेस्टमेंट करना होगा REC या फिर NHAI बॉन्ड में. दिस इज प्रायर टू अमेंडमेंट एज पर द ओल्ड प्रोविजन. जबकि पोस्ट अमेंडमेंट प्रोविजन के अंतर्गत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 40 lakhs एंड देन
you need to invest 40 lakhs in REC or NHAI bond under section 54 EC. आशा है अब प्री अमेंडमेंट प्रोविजन तथा पोस्ट अमेंडमेंट प्रोविजन का अंतर आपके समक्ष स्पष्ट हो गया होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तथा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का अंतर भी, तथा ऐसे में कॉस्ट ऑफ इंडेक्स का इम्प्लीकेशन भी स्पष्ट हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक तो बनता है बॉस। अगर आपने वीडियो को पहले से सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें और इसे प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स को अधिक से अधिक संख्या में फॉर द कॉज ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। नमस्कार दोस्तों, मैं CA M जायसवाल, आपका टैक्स सलाहकार, फिर से अपने इस नवीनतम वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में हिंट दिया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 54 GB तक के सारे छूट यथारूप मिलते रहेंगे। एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 54 to section 54 GB will remain unchanged. Having said that, I would like to draw your attention to the newly incorporated proviso 2 of section 112. Let me read out the proviso once for the sake of understanding. आपके समझ के लिए इस proviso को मैं एक बार पढ़ लेता हूं। Proviso 2 of section 112 provides that in case of a transfer of immovable property, any excess of income tax calculated at the rate of 12.5% without any indexation benefit over the old rate of 20% with indexation benefit shall be ignored. In a nutshell, rebate, if any, on account of indexation benefit shall be allowable only from the tax on capital gain and not from द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सरल शब्दों में कहें तो अब इंडेक्सेशन कॉस्ट को कैपिटल गेन कैलकुलेशन हेतु एसेट्स के सेल वैल्यू से डिडक्ट नहीं किया जा सकेगा, वरन इसे मात्र रिबेट की राशि कैलकुलेट करने हेतु ही अलग से सेल वैल्यू से डिडक्ट किया जाएगा। क्लियर? सो द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन henceforth will be considered as the income without allowing the benefit of indexation from the financial year 24-25 onward, assessment year 25-26, except for the fact that indexation benefit shall be available in case of transfer of long-term capital asset which takes place before 23rd July 24, यानी कि दिनांक 23/7/24 के पहले। Let me simplify it further, that for the financial year 24-25 यानी कि वित्तीय वर्ष 24-25, long term capital gain has to be calculated in two parts. Firstly, transfer happening between 1/4/24 to 22/7/24, when long term capital gain shall be calculated with indexation benefit. Secondly, transfer happening between 23rd July 24 to 31st March 25, when long term capital gain shall be calculated without the indexation benefit. बजट अमेंडमेंट के पश्चात द एंटायर कैपिटल गेन प्रोविजंस को समझना काफी कठिन हो चला है। It has become so very complicated that I shall better try to explain the impact of the amended provisions of capital gain with the help of several illustrations, but in my next video, else it will become too taxing and difficult to understand. Video.